बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस इन प्रश्नों को पढ़कर जाना, आपका एग्जाम में 40 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, क्या इन प्रश्नों को पढ़कर हम 40 नंबर इंग्लिश में पक्का कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश का जो सेक्शन डी है, देखिए आपका इंग्लिश 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जो आपका सेक्शन डी है, जिसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर आते हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, इन वन वीडियो। तो एक प्रकार से ये इंग्लिश का एक मैराथन क्लास होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना है। तो भैया, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए, क्योंकि सेक्शन डी, पूरे सेक्शन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और सेक्शन डी जो आपका है, ये भैया 40 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, प्रोज सेक्शन आपका पहले होगा, ये 15 नंबर का होगा। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब हम प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 नंबर का आता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 नंबर का। टोटल प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम पोएट्री से जो क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैंजा आएगा 6 नंबर का, एक सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का। टोटल ये 10 नंबर का रहेगा सेक्शन पोएट्री। इसके भी हम स्टैंजा और सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर से आपका क्वेश्चन जो आता है, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, प्रोज की तरह, ये भी 15 नंबर का आता है। तो भैया, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे, बार बार मौका नहीं मिलेगा। 15 नंबर का प्रोज, 10 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का सप्लीमेंट्री रीडर, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और सबको हम पढ़ेंगे, कैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे स्टैंजा सॉल्व करें, कैसे सेंट्रल आइडिया करें, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चंस को। अब हमने अभी आपको बताया कि इंग्लिश प्रोज से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे आप लोग करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा जो कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अब भैया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है, द लास्ट लेसन से। देखिए, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और हमारे इंग्लिश में ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? यानी कि एम हेमल ने, देखिए व्हाट डिड, क्या एम हेमल ने से कहा अबाउट के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम हेमल है भैया, ये एक टीचर थे, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? तो बहुत ज्यादा तारीफ किया इन्होंने। देखिए, ही कॉल्ड, उन्होंने बताया, फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, लैंग्वेज, भाषा, इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया कि फ्रेंच जो है बहुत खूबसूरत है। जैसे हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, ठीक है, तो हम लोग हिंदी को बहुत खूबसूरत कहेंगे। वैसे भैया, ये फ्रेंच को सबसे खूबसूरत भाषा इन्होंने बताया, ठीक है। आगे देखिए, ही सैड, उन्होंने कहा, दैट की इट, यह वाज है, द क्लियरेस्ट, था, ठीक है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज, भाषा। तो उन्होंने इस भाषा को सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा भी कहा, ठीक है। मतलब उनका कहना है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे खूबसूरत भाषा है दुनिया की। और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल, यानी कि सबसे तार्किक भाषा है।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चे देखे होंगे उनको सबको पता होगा। ठीक है, देखे होंगे, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं देखे हैं भैया सर्च करके देख लो। ठीक है, सारी चीजें सर्च करने पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, सब आपको दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे दूसरे चैप्टर से है, क्योंकि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारे दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से है। देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। ठीक है, व्हाट मेक्स क्या बनाती है द सिटी, शहर को आप फिरोजाबाद को फेमस, प्रसिद्ध, यानी कि फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध क्या बनाती है, या फिर फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। तो भैया इसमें देखिए चूड़ियां बनाने का काम होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद इज है फेमस, प्रसिद्ध, फॉर के लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच बनाने के उद्योग के लिए। ठीक है, तो फिरोजाबाद जो है ये कांच बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे जो कांच के उद्योग हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, कांच के बिजनेस, जो कांच की चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियां तो पता ही होगा। ठीक है, लड़कों को भी, लड़कियों को भी, और लड़कियों को भली भांति पता होगा। आगे देखिए, एवरी अदर फैमिली, यानी कि एवरी हर एक, अदर अन्य, फैमिली परिवार, हियर यहाँ, इज इंगेज्ड लगा हुआ इन मेकिंग बैंगल, यानी कि चूड़ियां बनाने में। तो यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है। ठीक है, मतलब लगभग सभी लोग चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, वही उनका बिजनेस है फिरोजाबाद में। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, इट या इज है फेमस, प्रसिद्ध, फॉर के लिए, इट्स अपने बैंगल्स चूड़ियों के लिए। तो ये अपनी चूड़ियों के लिए भैया प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ठीक है, जो चूड़ियां बनती हैं ज्यादातर फिरोजाबाद में बनती हैं, और ये लड़कियां या फिर जो औरतें होती हैं उसको बहुत अच्छे से पहनती हैं। ठीक है, श्रृंगार का ये एक साधन है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है। इट इज फेमस फॉर इट बैंगल्स, ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। चूड़ियां बस चूड़ियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक, तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। देखिए यही 2 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना होगा। टेंशन मत लीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने प्रोज से। ठीक, अब देखिए, अब हम प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, चूंकि आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, 2 दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है कि व्हाट कंडीशन, किन परिस्थितियों ने, कंपेल्ड का मतलब होता है भटकने के लिए। ठीक है, मतलब मजबूर होना। ठीक है, साहेब को टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट, यानी कि सड़कों पर, आप दिल्ली के, फॉर रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने के लिए। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों ने साहेब को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर किया। मतलब आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने साहेब को मजबूर कर दिया दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए। देखिए भैया, मैं कहता हूं बार बार कि अच्छे से पढ़ लो। नाम इनका साहेब है, अंदर गरीबी भरी पड़ी है। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि नाम आपका राजा रहे और आप गरीब रहें। पढ़ाई कर लो ताकि आगे चलकर आप भी अमीर रहें। ठीक है, नहीं तो नाम आपका राजा रखा देंगे और गरीबी झेलोगे। तो आज पढ़ाई कर लो, समय है, जो समय उसको आप लोग कीजिए। घूमने टहलने, मूवीज देखने का तो टाइम आगे बहुत मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि किन परिस्थितियों ने साहेब को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए मजबूर कर दिया, कूड़ा बीनने के, भटकने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियां थी। देखिए साहेब जो है ये हमारे सेकेंड चैप्टर में है, तो कूड़ा बीनने वाले जो दिल्ली की सीमापुरी है वहां पे कूड़ा बीनते हैं। तो देखिए साहेब हु, जो बिलोंग, जो संबंध रखता है या ताल्लुक रखता है टू द फैमिली, परिवार से, ऑफ रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वाले। तो कूड़ा बीनने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो साहेब है, वाज था, ये यंग, एक युवा, बॉय, लड़का, वांडरिंग, भटक रहा था इन द स्ट्रीट्स, यानी कि सड़कों पर आप दिल्ली के, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो कूड़ा बीनने वाले परिवार से जो संबंध रखने वाला जो साहेब है वो एक युवा लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमता था। ठीक है, समझ में आया। साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंध रखने वाला साहेब, वाज ये यंग बॉय, वो एक युवा लड़का था, वांडरिंग, भटक रहा था इन द स्ट्रीट, सड़कों पर, आप दिल्ली के, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ।
तो वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था। ठीक है, कई सारे दोस्त हैं। आगे देखिए, दे बियर द स्क्वेटर्स फ्रॉम ढाका। दे बियर, वे थे। ठीक है, द स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब होता है, स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है, फ्रॉम ढाका। स्क्वेटर्स का मतलब होता है अवैध निवासी या फिर जो अतिक्रमणकारी होते हैं, मतलब वो लोग आए थे। ठीक है, तो दे बियर, वे थे द स्क्वेटर्स, अवैध निवासी फ्रॉम ढाका, ढाका से। ठीक है, मतलब वो बांग्लादेश के ढाका से आए थे। ठीक, तो वे ढाका से आए हुए अवैध निवासी थे। ठीक है, मतलब जो लोग बिना परमिशन के आते हैं दूसरे देश में। ठीक है, अवैध निवासी। आगे देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश वेयर, जहां द स्टॉर्म, वहां पे तूफान, हैज डिस्ट्रॉयड, उसने नष्ट कर दिया था, दियर ग्रीन फील्ड, उनके खेतों को, एंड होम्स, उनके घरों को। तो वे बांग्लादेश के ढाका से आए हुए अतिक्रमणकारी थे या फिर आए हुए अवैध निवासी थे, जिनके घरों में, मतलब वो लोग बांग्लादेश में रहते थे, तो जहां तूफान ने उनके हरे भरे घरों और हरे भरे खेतों और घरों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब वो इसलिए भारत में आए थे क्योंकि बांग्लादेश में रहते थे, वहां पे तूफान आ गया, उनके जो हरे भरे खेत थे, जो उनके घर थे भैया, वो नष्ट हो गए। ठीक है, इसीलिए वो लोग अवैध रूप से भारत में आ गए थे। ठीक है, स्क्वेटर्स थे वो। आगे देखिए, दे बियर सो पुअर, दे बियर, वे थे, सो पुअर, इतने गरीब। ठीक है, वे इतने गरीब थे, दैट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। तो वे इतने गरीब थे कि वो स्कूल नहीं जा सकते थे। भैया 2 वक्त का खाना, रोटी कपड़ा मिलता रहे, बाकी स्कूल में पैसा लगेगा, कैसे देंगे। ठीक है, बिना फीस के तो काम होगा नहीं। 1 महीने पूरा, 2 महीने पूरा होता है, फर्जी मांगने लगते हैं। आगे देखिए, दियर पेरेंट्स बियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग only for their livelihood and unable to bear any other expense except fooding। यानी कि दियर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, वियर डिपेंड, वो निर्भर थे, ऑन रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने पर। तो उनके माता पिता जो थे वो सिर्फ कूड़ा बीनने पर निर्भर थे। ओनली फॉर दियर लिवलीहुड, ओनली के लिए, फॉर, ओनली सिर्फ, फॉर के लिए, दियर अपने लिवलीहुड यानी कि जीविका के लिए, एंड और अनेबल, वो असमर्थ थे, टू बियर, वियर का मतलब होता है वहन करने या सहने में, एनी अदर एक्सपेंस, किसी और खर्चे को, एक्सेप्ट फूडिंग, यानी कि भोजन के सिवा है। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि दियर पेरेंट्स बियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके जो माता पिता थे वो कूड़ा बीनने पर ही डिपेंड थे। ठीक है, उसी पर निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, यानी कि सिर्फ अपनी जीविका के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, ठीक है, भरण पोषण के लिए, एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और वो भोजन के अलावा किसी अन्य खर्च को सहन करने में असमर्थ थे। मतलब वो भोजन के लिए पैसे इकट्ठा कर दें वही बहुत है, बाकी अदर खर्चे वो कहां से करेंगे, कहां से स्कूल की पढ़ाई कराएंगे, कहां से क्या करेंगे। ठीक है, वही यहां पे कहा जा रहा है। आगे देखिए, इन टोटल दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट दैट कंपेल साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। यानी कि इन टोटल, कुल मिलाकर, दियर पॉवर्टी, उनकी गरीबी, वाज थी, द प्लाइट, दुर्दशा। ठीक है, दैट जो कंपेल साहेब, जो साहेब को मजबूर करती है, एंड अदर्स, और अन्य को, लाइक हिम, उसकी तरह, टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट, यानी कि सड़कों पर आप, दिल्ली, दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने के लिए। तो कुल मिलाकर जो उनकी गरीबी थी वो ऐसी दुर्दशा थी जो साहेब और उनके जैसे अन्य लोगों को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर करती थी। मतलब भैया नहीं बीनोगे, नहीं जो काम है आपका वो नहीं करोगे तो कहां से खाना मिलेगा, कहां से 2 वक्त की रोटी मिलेगी, ये समझ लीजिए। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि किन परिस्थितियों ने साहेब को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तो साहेब वाज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, वाज ये यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड। यानी कि जो साहेब था, ठीक है, कूड़ा बीनने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाला जो साहेब, वो वाजी यंग, वो एक युवा बॉय, लड़का था, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड, जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूमता था। दियर बियर द स्क्वेटर्स फ्रॉम ढाका, वे ढाका से आए हुए कुछ अवैध निवासी थे। बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड दियर ग्रीन फील्ड एंड होम, वो बांग्लादेश के ढाका से आए हुए निवासी थे जिनके हरे भरे खेतों और उनके घरों को आंधी तूफान ने नष्ट कर दिया था।
दे बियर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे इतने गरीब थे कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। दियर पेरेंट्स बियर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके माता पिता कूड़ा बीनने के लिए पर निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, सिर्फ और सिर्फ अपने जीविका के लिए। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और वे भोजन के अलावा किसी और खर्चे को उठाने के लिए समर्थ नहीं थे, या फिर किसी और खर्चे को सहन करने में समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे। ठीक है। इन टोटल दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, इन टोटल कुल मिलाकर दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, उनकी जो गरीबी है वो ऐसी दुर्दशा थी दैट जो कंपेल मजबूर करती है साहब को एंड अदर और अन्य लोगों को लाइक हिम उसकी तरह टू वांडर भटकने के लिए इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की सड़कों पर फॉर रैग पिकिंग। तो कुल मिलाकर उनकी जो गरीबी थी वो एक ऐसी दुर्दशा थी जो साहब और साहब के जैसे अन्य लोगों को दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बीनने के लिए भटकने के लिए मजबूर करती थी। ठीक है, ये आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो प्रोज सेक्शन का जो हमारा शॉर्ट आंसर था और लॉन्ग क्वेश्चन था वो फिनिश हो चुका है। अब चलिए पोएट्री पर चलते हैं। अब देखिए हम देखते हैं स्टैंजा को। पोएट्री में जो हमारा आएगा वो स्टैंजा भैया आएगा, और स्टैंजा पूरे 6 नंबर का रहेगा। इसमें करना क्या होगा, किसी एक पोएट्री के चैप्टर से आपको ये स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दीजिए। एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको दे दिए जाएंगे मुफ्त में। देखिए समझिए, चैप्टर पढ़े रहेंगे बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए ये बात है भैया, माई मदर एट 66 चैप्टर का ये स्टैंजा है जो हमारा पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का। देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, देखिए इसकी जो पोएट्री है, पोएट्स हैं वो पोएटस हैं वो कमला दास जी हैं। ठीक है, कवित्री हैं। देखिए क्या होता है, वो एक दिन अपने माता पिता से मिलने घर पर गई थी, तो वहां उनकी माता जी 66 ईयर की हो चुकी हैं। देखिए चैप्टर का नाम ये माई मदर एट 66, 66 साल की हो चुकी हैं। तो उनका चेहरा जो है भैया बहुत मुरझाया हुआ सा लग रहा है, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी हैं भाई 66 ईयर की। तो वही उन्हीं की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती हैं, अपने विरह का वर्णन करते हुए, पढ़ा होगा हिंदी में। ठीक है, वियोग श्रृंगार। तो देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स क्या होता है कि कवित्री जो है अपने माता पिता से मिलने गई हुई हैं वहां पे। तो देखिए ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स अपने माता पिता के, होम घर से, टू कोचिन कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे अगले शुक्रवार को। तो कवित्री जो है वो कोचिन के समीप स्थित, कोचिन एक जगह है उसके समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई हुई थी। ठीक है, फिर होता क्या है, वो गाड़ी चला रही थी, मतलब गाड़ी चलाते हुए देखती हैं उनकी माँ जो है बगल में बैठी हुई हैं। अब वो क्या होता है, लास्ट फ्राइडे अगले शुक्रवार मॉर्निंग सुबह, ठीक है, जब वो अपने माता पिता के घर से वापस लौटती हैं, ठीक है, मतलब उनसे मिलने गई थी, तो जब शुक्रवार की सुबह वो वापस लौट रही थी तो वो क्या कहती हैं, उनकी माता जी बगल में बैठी हुई। देखिए आई सा, मैंने देखा, माई मदर अपनी माता जी को, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, मी मेरे, ठीक है, डोज वो झपकी ले रही थी। डोज का मतलब क्या होता है, झपकियां लेना या नींद आना। ओपन माउथ है, खुला हुआ मुंह, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था ऐसा पीला पड़ गया था, लाइक की तरह, दैट ऑफ ये कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, जो मृत देह होता है, मतलब डेड बॉडी होती है तो उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, उसी की तरह पीला पड़ गया था। मतलब वो कंपेयर कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मतलब कवित्री कोचिन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई हुई थी, तो लास्ट फ्राइडे अगले शुक्रवार की सुबह जब वो वापस लौट रही थी तो बगल में उनकी माता जी बैठी थी 66 ईयर की। तो कहती हैं आई सा माई मदर, मैंने अपने माता जी को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में, डोज झपकियां ले रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था, हर फेस, उनका चेहरा ऐसन पीला पड़ गया था, लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स, एक मृत देह, एक डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज, और मुझे महसूस हुआ, विथ पेन, दर्द के साथ, दैट की सी वाज, वो थी, एज ओल्ड एज, इतनी बूढ़ी जितनी सी लुक्ड वो दिखती थी, ठीक है। तो वो अपने बूढ़ी माता जी के तरफ देखते हुए कहती हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है, ठीक है, जब वो हवाई अड्डे से तक पहुंचने के रास्ते में उनका ध्यान जो है अपनी माता जी पर पड़ता है, मतलब वो एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, ठीक है, जब अपने माता पिता के घर से लौट रही थी तो एयरपोर्ट के लिए जब वो जा रही थी तो अपने माता के चेहरे को देखती है, उनका मुंह खुला था, उनका जो चेहरा है मृत शरीर की भांति पीला पड़ चुका था, और उन्हें ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि उनकी माता जी जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, ठीक है।
उनके चेहरे पर संभवतः जो है, और देखिए जब वो अपने माता जी को छोड़ के जा रही थी या फिर उनकी माता जी से दूर जा रही थी, तो उन्हें ये भी लगता था कि इस समय मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल था। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे इसके नीचे, तीनों का आंसर आपको लिखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएटस ड्राइविंग टू। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि वेयर वाज द पोएटस ड्राइविंग टू, कवित्री कहां जा रही थी। तो सिंपल सा है, द पोएटस वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कवित्री जो है वो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, कोचिन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही थी। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, यानी कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि जो उनका चेहरा है वो मृतदेह की तरह पीला पड़ चुका था। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए। लाइक लगा हुआ है, आप वैसे ही समझ गए होंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो है सिमिली है, क्योंकि सिमिली में भैया उपमा जिसे हिंदी में कहते हैं, इसमें लाइक वर्ड का यूज किया जाता है। तीसरा देखिए, व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस, यानी कि कवित्री जो है वो किस प्रकार की पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया, किस प्रकार का दर्द का अनुभव किया। तो ये तो क्वेश्चन रहेगा, आपको पहले पढ़ना होगा। अब आंसर कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। अब देखिए यहां पे लिखेंगे आंसर। देखिए आपको तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा आपके पेपर के हिसाब से। आंसर नंबर फर्स्ट को देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा कि वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू, यानी कि कवित्री कहां जा रही थी, कहां के लिए गाड़ी चला रही थी। तो लिख दीजिए द पोएटेस। बस आपको अगर हिंदी मीनिंग पता है तो भैया आप बहुत आसानी से लिख देंगे। तो द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, तो द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट्स, यानी कि कवित्री कोचिन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही थी। मतलब पहले अपने माता पिता से मिलने गई थी, फिर उसके बाद में वो वहां से जब लौट रही थी तो भैया कोचिन एयरपोर्ट पर उन्हें जाना था, तो वो उसी के लिए गाड़ी चला रही थी। दूसरा देखिए, Which figure of speech is used in the line her face ashen like that of a corpse, यानी कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका जो चेहरा है वो मृतदेह की तरह पीला पड़ चुका था। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दूसरा लिखेंगे। ऐसे आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, तो लिखेंगे द फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, स्पीच। अब देखिए इसमें कौन सा है, सिमिली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसको ब्लैक से लिख देंगे, दैट्स बेटर, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिमिली इज यूज्ड इन द गिवन लाइन एज द पोएटेस ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा आप लोग, और अच्छी राइटिंग में जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। सी हर मदर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डोजिंग ऑफ विथ हर माउथ ओपन ऑलमोस्ट लाइक ए कॉर्प्स। ठीक है, इस प्रकार से देखिए क्या था क्वेश्चन की जो लाइन है आपका उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम लिखेंगे द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, यानी कि इन पंक्ति में जो है सिमिली का हिंदी होता है उपमा अलंकार। ठीक है, इज यूज्ड, ये जो है यूज किया गया है इन द गिवन लाइन, यानी कि दिए गए लाइन में। ठीक है, एज द पोएटेस सी हर मदर, क्योंकि कवित्री अपनी माँ को देखती हैं, डोजिंग मतलब झपकी लेते हुए, ऑफ विथ हर माउथ ओपन, और उनके मुंह को खुला हुआ, ऑलमोस्ट लाइक ए कॉर्प्स, यानी कि एक मृतदेह की तरह। तो देखिए इस लाइन में सिमिली जो है ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्योंकि कवित्री जो है अपनी माँ को लगभग एक लाश की
तरह मुंह खोलकर ऊँघती हुई देखती हैं, ठीक है, ऐसा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस, यानी कि कवित्री जो है इनको किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ, बताइए किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ। तो सिंपल सा है, देखिए उन्होंने महसूस किया अपनी माता जी को देखकर कि अपनी माँ, बूढ़ी माँ को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता है। मतलब किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो उनको बहुत ज्यादा पेन फील हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। देखिए जो हम एक बात और कह दें कि जो आप रंग बिरंगे पेन का मैं यूज कर रहा हूं आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन इज बेटर, ठीक। तो लिखेंगे सी फेल्ट पेनफुल टू विटनेस हर एगेइंग मदर, ठीक है। तो सी फेल्ट उन्होंने महसूस किया, ठीक है, उन्होंने अनुभव किया, पेनफुल यानी कि बहुत ज्यादा कष्ट, टू विटनेस यानी कि देखकर, हर एगेइंग मदर अपनी बूढ़ी माँ को, तो अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ, ठीक है, बहुत कष्ट होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख दिया भैया, 6 नंबर क्लियर, कुछ है नहीं इसमें। बस अगर आपको हिंदी मीनिंग पता है पोएट्री का तो आप बहुत आसानी से इनका आंसर लिख लेंगे। इंग्लिश का मतलब क्या है, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी आता है तो आप अच्छे से लिख लेंगे, कोई भी कहानी याद हो, चैप्टर याद हो, अच्छे से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। तो ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में पोएट्री में जो हमारा सेंट्रल आइडिया है। तो देखिए हमारा जो सेंट्रल आइडिया है भैया, ये हम कीपिंग क्वाइट चैप्टर का पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बताइए, तो चलिए इसी मैराथन में इसको भी जान लेते हैं। कीपिंग क्वाइट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, आपको जो कविता है उसका मेन पॉइंट लिखना होता है। आखिर सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या बताया गया है, उसको छोटे फॉर्म में लिखना होता है। देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन कीपिंग क्वाइट यानी कि कीपिंग क्वाइट कविता में द पोएट, कवि डिमांड्स, मांग करता है, ठीक है। डिमांड्स का मतलब होता है मांग करता है, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांडे बड़ी बड़ी है भैया। द नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, आत्मनिरीक्षण, आवश्यकता, ठीक है। आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांत आत्मनिरीक्षण, क्वाइट का मतलब होता है शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। तो कीपिंग क्वाइट में कवि जो है शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, सभी लोग शांत रहने, ठीक है। कीपिंग क्वाइट। आगे देखिए, मैंस एक्शन यानी कि जो मनुष्य के कार्य हैं, हिज रस उनकी जो हड़बड़ी है, एंड हरी मतलब उनकी हड़बड़ी, और जो हड़बड़ी है, हैव ऑलरेडी यानी कि वो पहले से ही, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले से ही, कॉस्ट का मतलब होता है, तो देखिए कॉस्ट का मतलब होता है पैदा कर दिया, फिर कारण बन गया है, मतलब कारण बन गया है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। मच चाउज का मतलब होता है बहुत अराजकता, ठीक है। एंड ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। तो मनुष्य के कार्य जो है और उनकी जो हड़बड़ी है, ठीक है, मतलब इनका कहना है शांति से काम लेना चाहिए, हड़बड़ा कर कोई काम नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। तो कहा गया है कि मैन सेक्शन जो मनुष्य के कार्य हैं, हिज रस उनकी जो हड़बड़ी है, एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड, और जो हड़बड़ी से पहले की जो वो कॉज्ड का मतलब होता है कारण बन गया है, मच चाउज यानी कि बहुत अराजकता और ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड यानी कि संसार की। तो मनुष्य के कार्य उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा करती है, ठीक है। मतलब ज्यादा हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नाउ इट इज द टाइम, नाउ अब, इट इज ये है द टाइम समय, व्हेन जब, ही शुड टेक ये पॉज, ही शुड उसे लेना चाहिए, टेक ए पॉज एक ब्रेक जिसको कहते हैं या विराम कहते हैं, ठीक है। तो अब समय आ गया है जब उन्हें विराम लेना चाहिए, ठीक है, जब उन्हें रुकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ही शुड उन्हें करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन। तो उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। भैया थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, स्थिरता। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। मतलब स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। मतलब कोई अगर स्थिरता से काम कर रहा है तो ऐसा मत समझिए वो निष्क्रिय है,
ठीक है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि शांति में जो मतलब कहा नहीं गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो ऐसा मत समझो भैया कि जो खामोश है वो किसी काम का नहीं है, हो सकता है कुछ बड़ा करने वाला हो, ठीक है, क्योंकि ये तूफान के आने के पहले वाली शांति हो, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टिलनेस, स्थिरता डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी यानी कि पूर्ण निष्क्रियता। तो स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, जो स्थिर है उसको मत समझिए कि वो निष्क्रिय है। स्टिलनेस, स्थिरता एंड साइलेंस, और जो मौन होता है विल हेल्प, वो सहायता करती है मैन, आदमी को इन क्रिएटिंग यानी कि उत्पन्न करने में, ये फीलिंग एक भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ की, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य के बीच। तो कहा जा रहा है कि शांति और मौन जो है वो मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेंगे, ठीक है। मतलब शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहिए, ठीक है, कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। तो यही आपका था टोटल कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। एक बार पुनः देखेंगे। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि जो है वो शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। मतलब सबको शांत आत्मनिरीक्षण के साथ रहना चाहिए, स्टिल रहना चाहिए और साइलेंट रहना चाहिए। मैंस एक्शन, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज मच चाउज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि मनुष्य की हड़बड़ी और हड़बड़ी से पहले ही ये हड़बड़ी की काम जो है ये दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी इसने पैदा कर दी है, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, अब समय आ गया है कि उन्हें विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ऑफ ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्थिरता, स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और मौन विल हेल्प, मदद करेंगे मैन, आदमी का, इन क्रिएटिंग उत्पन्न करने में, ये फीलिंग एक भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ की, अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य के बीच में। तो अशांति और मौन मनुष्य के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में बहुत मदद करेंगे। तो कोई भी काम करो स्टिल एंड साइलेंस से करो, ठीक है। तो ये आपका था पोएट्री। अब सप्लीमेंट्री को देखते हैं, उसमें भी शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है, और एक लॉन्ग रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री रीडर पे आते हैं। ये भी 15 नंबर का आएगा, 2 शॉर्ट आंसर 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस पे देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये द थर्ड लेवल चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि जो तीसरा स्तर है, जो थर्ड लेवल है, वो किसको संदर्भित करता है, किसकी ओर संकेत करता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है। द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है, इज ये प्रोडक्ट, वो एक उत्पाद है आप चार्ली के इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की। तो जो तीसरा स्तर है या फिर जो द थर्ड लेवल है, ये चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। ही फाइंड्स, वो इसे पाता है, इट इसे, ए प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर जहां ही कैन, इसके वो बच सकता है, फ्रॉम से द मॉडर्न, आधुनिक वर्ल्ड, संसार से, ऑफ इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा से, एंड फियर और डर से। तो वो उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वो आधुनिक युग की असुरक्षा और भय से बच सकता है। क्योंकि जितना डर आज है, जितनी इनसिक्योरिटी आज है, उतना पहले नहीं था, ठीक है, समझ में आया, उतना पहले नहीं था। जितनी शांति आज, जितनी शांति पहले थी उतना आज नहीं है, ठीक है, भाग दौड़ की दुनिया हो गई है। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल किसे संदर्भित करता है। तो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का एक प्रोडक्ट है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, वह उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वो आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है, एस्केप कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया मैंने लेकिन समझ जाएंगे बहुत आसानी से। दूसरा देखिए, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ, ये हमारे सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग से है। देखिए, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी कि व्हाट क्या डज किया द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी ने, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी, टू बी द कॉज कारण होने का, आप महाराजा's डेथ यानी कि महाराजा की मृत्यु का। तो ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने का मतलब भविष्यवाणी की, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि महाराजा की जो मृत्यु है वो किसके कारण होगी, ठीक है, क्या बताया उन्होंने। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का कारण क्या बताया, ये आपको बताना। तो देखिए,
एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स, मुख्य ज्योतिषी, प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो, वो बड़ा होगा अप एज ये ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो एंड चैंपियन यानी कि नायक और विजेता के रूप में। तो जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो कुछ मुख्य ज्योतिषी आए, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि जो ये बच्चा है भैया ये एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़ा होगा। लेकिन 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 दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की हिज डेथ, उनकी मृत्यु बाय टाइगर, टाइगर के द्वारा। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी भी की कि उनकी मृत्यु जो है वो टाइगर के द्वारा होगी, जो टाइगर्स होते हैं, ठीक है। तो जब मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की, तो जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो कुछ मुख्य ज्योतिषी आए, उन्होंने बताया कि जो ये है राजा है ये एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा, लेकिन इसकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के कारण होगी, ठीक। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है ये भी इसी चैप्टर का है, जो सेकेंड चैप्टर है हमारे सप्लीमेंट्री का, द टाइगर किंग। देखिए, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच, यानी कि चरित्र चित्रण आपको करना है, ठीक है, किसका, ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का, इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में टाइगर किंग का एक चरित्र रेखा चित्र बनाए, मतलब उनका चरित्र चित्रण करना है, कौन है, क्या है, वो सब बताना है। देखिए, क्राउन प्रिंस युवराज, जो राजकुमार हैं, जंग जंग बहादुर, नाम बड़ा अच्छा, जंग जंग बहादुर, ठीक है। वाज ब्रॉट अप, यानी कि जो जंग जंग बहादुर हैं उन्हें किया गया, ठीक है, बनाया गया। एन इंग्लिश, एक इंग्लिश गवर्नेंस यानी कि गवर्नर। तो युवराज जंग जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा किया गया, ठीक है। क्राउन प्रिंस युवराज जो है जंग जंग बहादुर है, वाज ब्रॉट, उनका पालन पोषण किया गया अप बाय एन इंग्लिश गवर्नर, एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा। तो युवराज जंग जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी गवर्नर द्वारा किया गया था। ही वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, ही वाज ट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड का मतलब क्या होता है, जिससे आप लोग ट्यूशन लगाते हैं ना, ट्यूशन कोचिंग जिसको बोलते हैं, वैसे उनको भी भैया ही वाज ट्यूटर्ड, उन्हें पढ़ाया जाता था इन इंग्लिश, इंग्लिश में, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। तो उन्हें एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में पढ़ाया था, मतलब उन्हें अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। When he grew to 20, he took the rein in his hand. When जब he grew, वो बड़े हुए, to 20 यानी कि जब वो 20 साल के हुए, ऐसा बोल सकते हैं जब वो 20 वर्ष के हुए, he took, उन्होंने ले लिया या फिर उन्होंने हाथ में ले लिया, द राइन, शासन को, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। तो जब वो 20 वर्ष के हुए तो उसने शासन को अपने हाथ में ले लिया, मतलब वो राजा बन गया, समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, विदिन ये स्पेन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि विदिन के मतलब के भीतर, ए स्पैन ऑफ 10 ईयर्स यानी कि 10 साल, ठीक है। तो 10 साल के भीतर ही किल्ड, उन्होंने मार डाला 70 टाइगर, 70 बाघों को। तो 10 साल के अंदर ही उन्होंने 70 बाघों को मार डाला, क्योंकि जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो बाघ के कारण होगी। तो वो सोच रहे थे भैया सभी बाघों को जब हम मार ही देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, तो मुझे मारेगा कौन, ठीक, ये वो सोच रहे थे। तो उन्हें 100 बाघों को मारना था, 70 को वो मार चुके थे। अब उनके राज्य में बाघों की पॉपुलेशन कम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के बाघों को मार दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा आइडिया लगाया। देखिए, इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यानी कि इट वाज, वो थी, हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यानी कि एक मास्टर रणनीति, टू मैरी, शादी करने का, ये गर्ल, एक लड़की से, आप स्टेट, उस राज्य की, व्हिच हैड, ये लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में एक लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी बाघों की जनसंख्या थी। तो एक ऐसी लड़की से शादी करना जिसके राज्य में बाघों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी, ये उनकी एक नीति थी, एक मास्टर रणनीति थी, मतलब इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी, ये उनकी मास्टर रणनीति, टू मैरी ए गर्ल ऑफ स्टेट व्हिच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि उस लड़की से शादी करना जिसके राज्य में एक ज्यादा
मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन थी, ठीक है। सो ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर इन ऑल। सो इसलिए जब उन्होंने शादी कर ली उस लड़की से, तो क्या हुआ, 70 टाइगर ऑलरेडी वो मार चुके थे, अब उसके राज्य में भी कुछ टाइगर मिल गए, तो सो इसलिए ही वाज एबल, वो समर्थ हुए टू किल, मारने के लिए 99 टाइगर, 99 बाघों को, इन ऑल यानी कि कुल मिलाकर। तो यहाँ जो है बाघों की बहुत ज्यादा आबादी थी, इस प्रकार वो कुल मिलाकर 99 बाघों को मारने में सक्षम हो गए, मतलब मार दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि हिज डेथ, उनकी मृत्यु, वुड कम, मतलब होगी, फ्रॉम ये टाइगर, एक बाघ से। तो मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु बाघ से होगी। इट इज आयरोनिकल दैट द किंग मेट हिज डेथ बाय ए वुडन टाइगर। इट इज आयरोनिकल, यानी कि ये विडंबना ही है। आयरोनिकल का मतलब होता है विडंबना। दैट की द किंग, यानी कि राजा, मेट हिज डेथ, मिली, हिज डेथ, उनकी मृत्यु, बाय ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी के बाघ से। तो ये विडंबना ही है कि राजा की मृत्यु एक लकड़ी के बाघ के हाथों हुई। मतलब जो ओरिजिनल टाइगर थे जिनको उन्होंने मरवाया था, उनसे उनकी मृत्यु नहीं हुई। एक लकड़ी का बाघ था, और उस लकड़ी के बाघ से वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, भैया सुना है मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो लकड़ी का बाघ था उसका एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इनके हाथ में, मतलब इनके शरीर से चुभ गया, ठीक है। अब चुभ गया भैया तो इन्फेक्शन फैल गया, और इन्फेक्शन फैलने के कुछ दिनों बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। मतलब जिन बाघों को उन्होंने मरवाया था उनके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि एक लकड़ी के बाघ से हो गई। अब चूंकि भैया भविष्यवाणी में बताया गया था कि बाघ के कारण होगी, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर ओरिजिनल हो, ठीक है। बाघ तो बाघ ही है। आगे देखिए, एट लास्ट, अंत में, द 100 टाइगर, यानी कि 100वें बाघ ने टुक रिवेंज, बदला ले लिया अपान हिम, उनसे। तो कह सकते हैं कि आखिरकार 100वें बाघ ने उनसे बदला ले ही लिया। वन ऑफ द सिल्वर पियर्स्ड, हुआ क्या था देखिए, वन ऑफ द सिल्वर पियर्स्ड, मतलब एक तलवार की तरह, मतलब एक तलवार की तरह छोटे सा उस लकड़ी के बाघ का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, मतलब छोटा सा जो टुकड़ा होता है, पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में आकर चुभ गया। मतलब लकड़ी के बाघ का एक छोटा सा टुकड़ा उनकी हाथ में आकर, उनके दाहिने हाथ में आकर चुभ गया। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, इन्फेक्शन जो अतिक्रमण था, जो इन्फेक्शन था, ठीक है, संक्रमण, स्प्रेड्स, वो फैल गया, ऑल ओवर द आर्म्स, पूरे बाह में, यानी कि उनके हाथ में। तो इन्फेक्शन जो है उनके पूरे हाथ में फैल गया और एटलीस्ट उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। यहीं पर आज का हमारा मैराथन क्लास फिनिश होगा, ठीक है। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।